कौन सी जा है जहाँ जलवे माशूक नहीं, शौक़ दीदार अगर हो तो नज़र पैदा कर। अमीर मीनाई का ये मशहूर शेर है। दोस्तों, उर्दू ज़बान के तारीख़ पर गुफ्तगू करते हुए आज हम जिस मकाम पर पहुंच गए हैं वो है कि उर्दू कब पैदा हुई, कहां पैदा हुई और उसके पैदा होने के सिलसिले में नज़रियात कौन कौन से हैं और किनके किनके हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। वीडियो थोड़ा सा तवील होगा, लेकिन हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो उम्मीद ज़रूर हमारी ये है कि इंशाअल्लाह आज के बाद से आप लोगों को उर्दू ज़बान के इब्तिदा और इर्तिक़ा के सिलसिले में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं वो कन्फ्यूज़न आप लोगों का बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और हमारे साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और कमेंट में हमारी वीडियो को कमियों और खूबियों को ज़रूर बताएं। ये कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप समझ सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए हौसला अफजाई का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक बूस्टर का काम करता है, हमें और ज़्यादा मेहनत और तहकीक करने पे ये जो है ज़ोर देता है और उसकी तरफ राग़िब करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उर्दू ज़बान की पैदाइश को हमने हेडिंग यहाँ पे बांधा है और उसमें ये है सब हेडिंग कि उर्दू कहाँ पैदा हुई, उर्दू कब पैदा हुई और कहाँ पैदा हुई और उर्दू ज़बान कैसे पैदा हुई। और चौथी हेडिंग है, सब हेडिंग है, उर्दू ज़बान के पैदा होने के सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रियात क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उर्दू ज़बान कब पैदा हुई। दोस्तों, ये एक मतलब तारीख़ी और लसानी एतबार से दोनों तरह से मुताले का मुतकाज़ी ये टॉपिक है। अब ये इसके सिलसिले में जो मैंने जिन किताबों से अपने ये नोट तैयार किए हैं और पॉइंट तैयार किए हैं उनकी किताबों के नाम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वो तारीख़ अदब उर्दू, तारीख़ ज़बान उर्दू के सिलसिले में, उन तमाम वीडियोज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग वहां पे जाकर के उन वीडियोस को देखें। अगर आप पहली बार तो हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका एक सिलसिला जो है कंटिन्यू हमारे साथ बना रहेगा और लेक्चर को और टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उर्दू ज़बान की। अब बात करते हैं उर्दू ज़बान कब पैदा हुई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताऊंगा। थोड़ा सा इसके लिए हमें तारीख़ी पस मंज़र में भी जाना होगा, तहसीबी पस मंज़र में भी जाना होगा, लसानी पस मंज़र में भी जाना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तारीख़ी पस मंज़र इसका क्या है, उर्दू कब पैदा हुई। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर तालिब इल्म जानना चाहता है और उसके दिमाग में ये होता है कि उर्दू ज़बान एग्जैक्ट कब पैदा हुई और किसने क्या कहा है। ठीक है, तो ज़बान के सिलसिले में एक बात आप लोगों को, सब लोगों को मालूम होगा कि ज़बान कोई एक या 10 या 5 साल के मरहले की बात नहीं होती, इस पर सदियां गुजर जाती हैं। लेकिन एक कोई ख़ास वाक़या होता है जिसको हम हदफ बना लेते हैं या हद बना लेते हैं, निशान ज़द कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ से ये वाक़या रूनुमा हुआ था, इसके बाद से ये चीज़ें वाक़ई हुई होंगी, जो एक ज़ाहिर सी बात है हाइपोथेसिस होती है हमारी। ठीक है, और तारीख़ में भी ये चीज़ें हाइपोथेसिस पे ही मबनी होती हैं कि हाँ, यहाँ से ये बातें शुरू हुई होंगी। तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे एक पहला नंबर जो मैंने लिखा है, मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर कब्ज़ा 1193 ईस्वी। इससे पहले जो है पंजाब में आप लोग तारीख़ पे अगर थोड़ी सी नज़र रखते होंगे तो 10वीं सदी ईस्वी में अमीर सब्तगीन के जो सिपह सालारशिप में एक फ़ौज ने हमला किया था और राजा जयपाल को उसने शिकस्त दी थी और पंजाब पर काबिज़ हुआ था। वहाँ पे 200 साल तक मुसलमान काबिज़ रहे। ठीक है, वहाँ से आगे नहीं बढ़े। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी आए, उसके बाद में आज जयपाल के लड़के से वो जंग हुई, तो वहाँ 200 साल तक लगभग वहाँ पर काबिज़ रहे। अब 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो दिल्ली के सल्तनत पे उनकी नज़र थी, उसका जंग हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ और बिलाखिर उसने शिकस्त दी, कई बार जंग हुआ और 1193 ईस्वी में दिल्ली पर उसने कब्ज़ा किया। ठीक है,
अब 1193 ईस्वी यही एक ऐसा सन माना जाता है जहाँ से मुसलमानों का शुमाली हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ। अब ये मुसलमान कौन थे? ये मुसलमान थे जो जिसमें ईरानी भी थे, जिसमें तुर्की भी थे। अब ये जब यहाँ पे आए तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा तारीख़ पे हम नज़र डालते हैं। 1206 ईस्वी में यहाँ मोहम्मद गौरी के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत कायम हुई। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी ने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक अपने ग़ुलाम को वहाँ पे अमीर बना के गया था या बादशाह बना के गया था, यहाँ से सल्तनत दिल्ली सल्तनत का दौर का आगाज़ हुआ। 1206 ईस्वी उसका वो सन है। अब 1206 ईस्वी के बाद जो है वो उसको ग़ुलाम सल्तनत के नाम से जानते हैं। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक उसका दौर शुरू होता है। उसके ग़ुलाम सल्तनत के बाद खिलजी सल्तनत जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक होता है। उसके बाद तुगलक का ख़ानदान का दौर शुरू होता है 1320 से लेकर के 1413 तक, लगभग 100 साल तक इसकी हुकूमत रहती है। और सैयद ख़ानदान जो 1414 से लेकर के 1451 तक ये ख़ानदान उसके बाद आती है। और सैयद के बाद जो है लोधी ख़ानदान जो यहाँ पे है, लोधी ख़ानदान है 1451 से लेकर के 1526 के बाद। ठीक है, अब 1526 ईस्वी में बहलोल लोधी से जो मुकाबला होता है बाबर का, वहाँ से शुरू होती है मुग़लिया सल्तनत। अब ये जो दौर है इब्तदाई मुग़लिया सल्तनत के बाद यहाँ से 1857 तक आते आते मुग़लिया सल्तनत का दौर ख़त्म हुआ, अंग्रेज यहाँ पे काबिज़ हो गए हिंदुस्तान में। तो ये मुख्तसर तारीख़ है दिल्ली सल्तनत की। अब इस दौर में मुसलमान यहाँ पे आए, जिसमें अरबी भी थे, फ़ारसी भी थे, तुर्की भी थे और अफ़गानी भी थे। इन तमाम लोगों के वजूद में यहाँ पे आने की वजह से और यहाँ की जो मौजूदा ज़बान थी, खड़ी थी, ब्रज और हरियाणवी ज़बान थी, जो आगे मैं बताऊँगा किस तरह से वो मसूद हुसैन खान ने उसके ऊपर बहस की है। तो इन तमाम ज़बानों को लेकर के ज़बान जो वजूद में आई उसे उर्दू कहते हैं। तो उर्दू ज़बान कब पैदा हुई, इसके लिए सबसे पहली तारीख़ जो हमारी है वो है 1193 ईस्वी। ठीक है, 1193 ईस्वी को हम कह सकते हैं कि यहाँ से उर्दू के वजूद में आने का सिलसिला शुरू होता है। और ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है, मसूद हुसैन खां की ये तहक़ीक़ है। अब इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड और हम जाते हैं इसी की तफसील में। तो एक दो चार वाक़यात जो और उसी तारीख़ी सिलसिले में रूनमा हुए, वो अलाउद्दीन खिलजी का जब अभी तक तो यहाँ पे शुमाली हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत थी अलाउद्दीन खिलजी के 1294 ईस्वी तक। लेकिन 1294 ईस्वी में इसने अपने जो ग़ुलाम को साथ फौज लेकर के भेजा था दक्कन पे हमला करने के लिए। तो वहाँ से दक्कन में भी हिंदू मुसलमान पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद में एक और वाक़या रूनमा होता है 1327 का वाक़या। 1327 का वाक़या कौन सा है? मोहम्मद तुगलक का जो वाक़या है कि जिसने अपना पायतख्त दिल्ली से हुक्म दिया था कि तमाम लोग उठ करके देवगिरी दौलताबाद में मुंतकिल हो जाएं। लेकिन साल भर के बाद में ही उसने अपना 1328 में अपना फ़ैसला वापस ले लिया था। अब मसूद हुसैन खां के मुताबिक क्या है कि यहाँ पर जो मैंने कहा 1193 ईस्वी, उसको ही वो उर्दू की इब्तदा के सन मानते हैं और कि यहाँ से उर्दू की इब्तदा शुरू होती है। और मसूद हुसैन खां ने उर्दू के यहाँ से इब्तदा होने के बाद उर्दू की तरवीज और तरक्की और तश्कीली जो दौर है उसको 4 हिस्सों में यहाँ से तकसीम किया है। अपने एक ख़ास लेक्चर में, जो उनका लेक्चर हुआ था वो शोबे लिसानियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गालिबन 1983 में, तो उसमें उन्होंने 4 वो दौर में तकसीम किया। 1200 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक कदीम उर्दू शिमाल में इसको कहा, और 1400 लेकर के 1700 ईस्वी तक इसको कदीम उर्दू जुनूब में कहा, जो दक्कनी उर्दू का है दौर। और दरमियानी उर्दू 1700 से लेकर के 1857 तक इसको दरमियानी उर्दू कहा, जो मीर गालिब और सौदा और ज़ौक़ का ज़माना है। और जदीद दौर को कहा है 1857 से लेकर के अब तक का जो दौर है उर्दू के लिए उसको। तो गोया कि उर्दू के इब्तदा और इर्तक़ा को मसूद हुसैन खान ने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब ये बात हो गई कि उर्दू ज़बान कब पैदा हुई। तो कब पैदा हुई? 1193 ईस्वी से इसका सिलसिला शुरू होता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। तो कहाँ पैदा हुई, यहाँ पे भी मसूद हुसैन खां का, चूँकि मसूद हुसैन खां का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ
उर्दू वालों के दरमियान मसूद हुसैन खां का नज़रिया सबसे काबिल कबूल और राजिह तस्वुर किया गया है। जो नज़रियात तमाम आए हैं, उर्दू कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, तो मसूद हुसैन खां के मुताबिक दिल्ली जो शहर है वो जमुना पार मगरिब में हरियाणवी और शुमाल मशरक़ में खड़ी और जुनूब में बरस से घिरी हुई है। इन तीनों का इस पर असर हुआ। तो अब कहाँ पैदा हुई, तो ये एरिया है जो उर्दू के पैदा होने की जगह तस्लीम की जा सकती है। अब अमीर खुसरू ने अपने मसनवी नूसपहर जो उनकी मसनवी है उसके तीसरे पहर में जो ज़बान दहली और पैरामंश का नाम लिया है, यानी ये दहली और उसके अतराफ़ की बोलियों के एक बोली का जो 13 या 14 बोलियों का जो जिक्र उसमें किया है तीसरे पहर में, ये याद रखिएगा, सवाल इससे भी बनता है और आया हुआ है, उसको दहली का मौलिद मंशा करार दिया है। तो मसूद हुसैन खान ने इसी नज़रिए को, इसी जो अमीर खुसरू की जो बात थी उसी को ले करके अपनी तहकीक को शुरू किया और एक साबित किया है कि दहली नवाहिद दहली में उर्दू ज़बान पैदा हुई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। अब आते हैं उर्दू कैसे पैदा हुई। तो एक बार फिर से उसकी तारीख़ी वजूहात, लसानी वजूहात, तहजीबी वजूहात के ऊपर हमें नज़र डालनी पड़ेगी। तारीख़ी वजूहात क्या है कि 1193 ईस्वी में मुसलमान पहली बार शुमाली हिंद में वाक़ हुए और इसी तरह से 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन में जो दौलताबाद है वहाँ पर पायतख्त मुंतकिल किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से हिंदू मुसलमान दक्कन में पहुँचे थे। ठीक है, फिर वहाँ से लोग वो दक्कन से वापस फिर दिल्ली एक साल में आए थे। तो ये सब जो मूवमेंट थी ये ज़बान को खल्त मल्त करने में बहुत ज़्यादा उसका कारगर साबित हुई। और तहजीबी वजूहात जाहिर सी बात है, मुसलमानों की तहजीब अलग थी या जो गालिब हुक्मरान थे उनकी तहजीब अलग थी और यहाँ पे मगलूब जो थे कौम थी उसकी तहजीब अलग थी। दोनों की तहजीबें जब एक दूसरे से मिली तो जाहिर सी बात है उसके लिए कम्युनिकेशन और ज़राए इब्लाग की ज़रूरत पड़ी। तो एक ज़बान ऐसी वजूद में आई उस दौरान में जो ना ही यहाँ की मकामी बोली थी और ना ही उनकी जो आए थे मुसलमान वहाँ से उनकी ही वो बोली थी। दोनों के दरमियान की एक नई बोली जन्म ली, उसको उर्दू और हिंदी कहा गया। अब हेमचंद्र की एक तसनीफ़ है, हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, इसमें एक दोहा मौजूद है जो ये लगभग 12वीं सदी की एक तसनीफ़ है। तो उसमें है एक शेर जो मसूद हुसैन खान नकल करते हैं कि यहाँ से उर्दू के जो एक कैनवस तैयार हुआ, भल्ला हो आज मारिया बहनी महारा किंत लज्जे जाम तय वस्या जय भग्गा घर अंत। ये उनके एक दोहा है कि इसका मतलब यह है कि भला हुआ सहेली जो मेरा शौहर मारा गया, वरना अगर वो भाग के घर आया होता तो कितनी शर्म हमें आती, कितनी लज्जा आती। तो यहाँ भल्ला को इन्होंने कहा कि भला आज हो गया, आज हो गया, मारिया से मरना हो गया, और बहन और महारा से मेरा, और इसी तरह से लज्जे से लज्जा और जय जो या भगा, ये सब जो चीज़ें बता करके ये साबित किया उन्होंने कि हाँ उस वक्त उर्दू का कैनवस तैयार हो गया था, उर्दू का लहजा तैयार हो गया था। ठीक है, 1193 ईस्वी में। तो ये हो गया कि उर्दू कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई। अब बात कर लेते हैं उर्दू के पैदा होने के सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रियात कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू के मुख्तलिफ नज़रियात में से पैदा होने के सिलसिले में हमें जो मशहूर नज़रियात पता हैं, जो हर तालिब इल्म को पता होता है कि मसूद हुसैन खां का एक नज़रिया है कि नवाहिद दहली में उर्दू पैदा हुई, और दूसरा नज़रिया क्या है, महमूद शिरानी साहब का नज़रिया है जो उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तो ये दो नज़रिए हमें बहुत आम मालूम हैं, लेकिन अब आज यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके कि कहाँ या कौन कौन से नज़रियात किसके किसके हैं। तो पहला नज़रिया जो है सैयद सुलेमान नदवी साहब का नज़रिया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। उनका क्या वजह, क्यों उन्होंने कहा कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे हिंदुस्तान पे हमला किया सिंध पर, तो उसके साथ मुसलमान अरबी ज़बान लेके आए, और अरबी ही की तरह ये उर्दू भी एक ज़बान है। ये महज है एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूज़ा है, इसका कोई हकीकत नहीं, कोई तहकीक भी नहीं है। उन्होंने नक़ूश सुलेमानी में सफ़ा नंबर 31 पे अपनी इस नज़रिए को साबित किया है या बताया है।
साबित क्या किया है, ये एक महज मफरूज़ा है और कुछ नहीं है, जिसको कि रद्द भी किया है बहुत कई लोगों में। मिर्ज़ा खलील अहमद बैग ने, मसूद हुसैन खां वगैरह ने इसको रद्द भी किया है। दूसरा नज़रिया जो मशहूर नज़रिया है, उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया। उर्दू के पंजाब में पैदा होने के नज़रिए के नज़रिया साथ जो हैं वो हैं महमूद शिरानी। इनका एक PhD का मकाला है पंजाब में उर्दू। इसमें इन्होंने सफ़ा नंबर 19 में जो तमाम बहस और मुबाहिसा किया है इन्होंने कि उर्दू किस तरह से पंजाबी से मुमासलत रखती है, वो उसके लिए अलग से एक उनकी किताब पढ़ने की ज़रूरत है, या मसूद हुसैन खां की किताब पढ़ लीजिए, तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने जो वजह बताई है कि चूँकि मुसलमान पंजाब में 200 साल तक वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर दिल्ली में आए तो अपने साथ पंजाबी ज़बान का असर लेके आए और उर्दू पर पंजाबी का बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि हाँ, और इसी तरह से बहुत सारे जैसे आसमा, फ़ाल, ज़मायर, सिफ़ात वगैरह की बहुत सारी खुसूसियात उन्होंने उर्दू और पंजाबी को मिलकर के तहक़ीक़ किया और साबित भी किया है बहुत सारे मिसालों के ज़रिए से कि उर्दू पंजाब में ही पैदा हुई। अब महमूद शिरानी का नज़रिया है। उसके अलावा मीर शेर अली सरखोश जो एक हैं, जिन्होंने तज़किरा एजाज़ सुखन लिखा है, इनका भी यही नज़रिया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक सैयद मोहम्मद महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का भी यही नज़रिया है, जिन्होंने हिंदुस्तानी लिसानियात में सफ़ा नंबर 95-94 भी यही लिखा है कि हाँ, उर्दू पंजाब में ही पैदा हुई, पंजाबी ही ज़बान का सबसे ज़्यादा उस पर असर है। और इसके अलावा टी ग्राहम बेली जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और ए हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर नामी किताब में भी यही बात कहता है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तो उर्दू के पंजाब में पैदा होने के लिए महमूद शिरानी और मीर शेर अली सरखोश, महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर और टी ग्राहम बेली जैसे 4 लोग बहुत अहम लोग हैं, जिन्होंने उर्दू को पंजाब में पैदा होने पर अपनी मुहर साबित किया है। अब आते हैं उर्दू दक्कन में पैदा होने के नज़रिए पे। तो दक्कन में पैदा होने, चूँकि उर्दू का दक्कनी अदब से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता रहा है, बहुत लंबा एक वक्फ़ा रहा, 600-700 साल तक वहाँ पे रही, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने कहा उसमें कौन कौन से हैं। नसीरुद्दीन हाशमी साहब एक पहले नंबर पे हैं, नसीरुद्दीन हाशमी, जिनकी किताब है दक्कन में उर्दू, ठीक है। उसके सफ़ा नंबर 35 पे उन्होंने ये इस बात को लिखा है या अपने राय को जाहिर किया है कि हाँ, उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, दक्कनी ज़बान का उर्दू पे बहुत ज़्यादा गहरा असर है। और दूसरी एक डॉक्टर आमिना खातून हैं, इनका एक मुख्तसर सा रिसाला उन्होंने लिखा था, उसमें भी बहुत ज़ोर दिया था इन्होंने कि तभी नज़रियात को रद्द किया और तर्क कर दिया और कहा कि हाँ, उर्दू यहीं पे पैदा हुई, दक्कन में पैदा हुई, इसके अलावा कहीं नहीं पैदा हुई। अब आते हैं एक उर्दू के ब्रज भाषा में पैदा होने के या ब्रज भाषा से पैदा होने के या उससे असरअंदाज होने के नज़रिए पे। तो किसका है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ये भी एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूज़ा उनका आब हयात में उन्होंने ये मफरूज़ा पेश किया है। इसके अलावा उनके रोडेल्फ ह्यूर्नले एक मुसन्निफ़ है जो मुहक्किक है, उसने भी यही बात कही है कि ब्रज भाषा से ही उर्दू मुतासिर है, ब्रज भाषा से ही उर्दू पैदा हुई है। उसके अलावा शमसुल्लाह क़ादरी ने भी ताजे उर्दू, उनकी किताब है ताजे उर्दू, उसमें भी उन्होंने ब्रज भाषा को लेकर के ही बात की है। तो ब्रज भाषा के लिए शमसुल्लाह क़ादरी और रोडेल्फ ह्यूर्नले और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये 3 लोगों का नज़रिया है। अब उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ये खड़ी बोली वाली बहस जो है, इसको तो मसूद हुसैन खां ने भी बहुत लंबा चौड़ा किया है, लेकिन खड़ी बोली से डायरेक्ट उर्दू निकली है, इसको किसका नज़रिया है? ये दोनों में फ़र्क आप समझ लीजिएगा। मौलाना मसूद हुसैन खां का नज़रिया है नवाहे दहली का, खड़ी बोली के ऊपर उन्होंने बहस किया कि हाँ, सबसे ज़्यादा असर खड़ी बोली का, लेकिन एग्जैक्ट खड़ी बोली से उर्दू पैदा हुई ये उनका नज़रिया नहीं है। अब ये नज़रिया किसका है? तो सबसे पहले नंबर पर हैं ज्ञानचंद जैन साहब हैं। ज्ञानचंद जैन की एक किताब है लसानी मुताले है, जिसमें सफ़ा नंबर 95 पे इन्होंने ये जिक्र किया है, ठीक है। और इसके अलावा शौकत सब्ज़वारी हैं दास्तान उर्दू में, उन्होंने सफ़ा नंबर 99 में यही बात कही है। और सुनीति कुमार चटर्जी और सुहेल बुखारी, जॉर्ज ग्रेयरसन, इन तमाम लोगों ने भी उर्दू के खड़ी बोली से पैदा होने का यह नज़रिया साबित किया है, अपना नज़रिया बयान किया है।
तो कौन कौन हो गए? ज्ञानचंद जैन, शौकत सब्जवारी और सुनीति कुमार चटर्जी, सुहेल बुखारी और जॉर्ज ग्रेयरसन। दो लोग नॉन उर्दू हैं, सुनीति कुमार चटर्जी और जॉर्ज ग्रेयरसन, सुहेल बुखारी, शौकत सब्जवारी और ज्ञानचंद जैन। ये 3 लोग यानी 5 लोगों का नज़रिया है कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई। अब एक और नज़रिया है उर्दू के मिलवा ज़बान होने का, यानी मिलवा ज़बान मतलब ये किसी एक ख़ास ज़बान से नहीं ये असरअंदाज हुई, बल्कि यहाँ मकामी बोलियों में या इसके अरबी फ़ारसी के अल्फाज जुड़ते गए और उर्दू एक वजूद में आ गई, बल्कि किसी ख़ास ज़बान का इस पर असर नहीं है। ये इसके कौन कौन है? ये एक तो बागो बहार में मीर अमन ने कह दिया है और दूसरे इमाम बख्श सहबाई ने इसको कहा। ये भी एक महज हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा है, उसका कोई हकीकत तहकीकी सनद इसके पास मौजूद नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं उर्दू के नवाहे दहली में पैदा होने के नज़रिए में। तो उर्दू के नवाहे दहली में पैदा होने का नज़रिया जो है उसके नज़रिया साथ हैं मसूद हुसैन ख़ान। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक मशहूर बात कही है कि उर्दू जो है उसके ऊपर हरियाणवी ने उसकी तश्कील दी है और खड़ी बोली ने उसका डोल तैयार किया है, ब्रज भाषा ने इसका म्यारी लबो लहजा बनाया है और मेवाती का इस पर सबसे ज़्यादा असर रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को बहस करते हुए इन्होंने साबित किया है कि उर्दू, और इससे पहले मैंने बात कही है कि चूँकि मसनवी नूसपहर में इन्होंने जो अमीर खुसरो ने लिख दिया था कि ज़बान दहली व पैरावंश की जो बात कही थी, दहली और उसके अतराफ़ की बोलियों के बारे में उन्होंने जो बात, उसी को एक बुनियाद बनाकर मसूद हुसैन खान ने अपनी तहकीक की थी। इसके अलावा ज़ोल बलाग और मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब ने भी अपनी बातों में, अपनी तहकीक में हरियाणवी के असर को सबसे ज़्यादा साबित किया है। तो दोस्तों ये मुख्तसर सी बात रही उर्दू के मुख्तलिफ नज़रियात को लेकर के। एक बार फिर से अगर आप लोग जानना चाहें तो देख लें इस वीडियो को और समझ लें इस वीडियो को। देखने और समझने और सुनने के बाद मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को उर्दू के नज़रियात के सिलसिले में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये ख़त्म होती है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई और उसके पैदा होने के सिलसिले में मुख्तलिफ नज़रियात कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे हमेशा के लिए, और ताकि आप लोगों को इस तरह की बातें और इस तरह के लेक्चर सुनने को मिले और अलग अलग टॉपिक आपके जहन में क्लियर हों और आपकी तैयारी में मज़ीद आसानी पैदा हुए। बुनियादी किताबों की फ़हरिस्त में डिस्क्रिप्शन में उसको लिख देता हूँ, उस तक जाइए और वहाँ से ज़रूर मुताला करिए। शुक्रिया आप तमाम लोगों का।